हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अपने पिछले वीडियो में पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो और इन्वायरमेंट सेक्शन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी सेक्शन और सिक्योरिटी के सेक्शन को ख़त्म कर देंगे। तो अप्रॉक्स हमारा ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं इकोनॉमी के सेक्शन में, देखते हैं। सबसे पहले क्या है न्यूज़, इंडियाज़ रेजिलियंट प्रोडक्शन सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो इस बार काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में। तो आप देखो 357.73 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है लास्ट ईयर। तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्डेड बोला जा रहा है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। तो ये हमारा न्यूज़ है। बाकी कुछ स्टैटिक चीज़ें हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया है अपने पास, और हम लोग लीडिंग प्रोड्यूसर है किस में, पल्स में, मिलेट्स में और राइस में, कोकोनट्स में आप देख सकते हो, ड्राई ऑनियंस में, और सेकेंड पे आते हैं वीट पे। तो आप हमें दो चीज़ कम से कम याद रखना है, चावल दाल हम लोग एक नंबर पे हैं, चावल दाल में एक नंबर पे है, और गेहूं पे 2 नंबर पे है। तो ये हमारा कुछ स्टैटिक हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2026। तो कुछ इसमें अमेंडमेंट आया है। 2016 का जो रूल था उसमें अमेंड किया गया है कुछ। तो जस्ट आपको अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा तो ये टर्म आपको पता होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, आईबीसी। तो जस्ट एक पिलर आपको पता होना चाहिए क्या है, कि इसमें एक आईपी प्रोफेशनल होता है जो दो पार्टी के बीच में मीडिएटर का काम करता है, और किसी भी चीज़ को नॉन एनपीए होने से बचाता है, जिससे क्या है कि बैंक के एनपीए वगैरह काफ़ी कम हुए हैं रिसेंट ईयर में। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल पता होगा। तो अभी जैसे हमने देखा है अभी पहले 14.58% जो एसेट था एनपीए में चला गया था, अब वो घट के 2.3% पे हो गया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। गिग इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ है, देखते हैं। गिग, सबसे पहले तो गिग वर्कर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गिग वर्कर वो होते हैं जो कैजुअल लेबर्स हो गए, या जैसे ओला उबर में, जोमेटो वगैरह में जो लोग काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, तो उन्हें गिग वर्कर्स बोलते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ क्या है कि तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने हैज पास तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर। तो एक्चुअली दो तरह के गिग वर्कर होते हैं। सबसे पहले हम गिग वर्कर को समझ लेते हैं, तब हमें करंट अफेयर के बारे में पता चलेगा। तो गिग वर्कर में दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर, दो होता है नॉन प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वर्कर उन्हें बोलते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जैसे ओला उबर जोमेटो, इससे जुड़ के काम करते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो एक कैजुअल लेबर, जैसे डेली के 400-500 जो भी हर एक स्टेट का एक मिनिमम वेजेस होता है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर बोलते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर के बारे में न्यूज़ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो क्या है इसका रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट 2026। तो और ये 5th स्टेट है। इससे पहले राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड और बिहार में भी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो तेलंगाना अपना 5वां राज्य बन गया है जो गिग वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन ये सब की बात कर रहा है। तो यही है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग, पेमेंट विजन 2028। तो क्या है, आरबीआई ने आरबीआई हैज अनवील्ड इट्स पेमेंट विजन 2028। तो किसने किया है पेमेंट विजन 2028? तो आरबीआई ने अनवील्ड किया है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। देखते हैं इंडिया डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम क्या है, कि कम 50% जो अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है, रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। आप दो चीज़ इसमें याद रख सकते हो कि पेमेंट विजन 2028 किसने अनवील्ड किया है, तो किसी बैंक ने नहीं, आरबीआई ने, जो बैंकों का बैंक बोला जाता है। बाकी बहुत सारी फैसिलिटी है इसके, की हाईलाइट्स ऑफ पेमेंट विजन 2028, स्विच ऑन ऑफ फैसिलिटी शेयर रिस्पॉन्स, ये सब हमारे काम का नहीं है। आप चाहो तो जस्ट एक रीड कर सकते हो। हमें तो अपने एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर पे ध्यान देना है कि अगर हमसे पूछा जाए पेमेंट विजन 2028 किसने अनवील्ड किया है, तो आरबीआई ने किया है, बस। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। तो ये है डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। जैसे चल रहा है कि आप देखो 2025 में 28 लाख फ्रॉड हुआ है, टोटल 22,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। तो आरबीआई ने इस पे कुछ डिस्कशन पेपर, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एक्सप्लोरिंग सेफगार्ड्स इन डिजिटल पेमेंट टू कर्ब फ्रॉड। तो ये है, मुझे उतना काम का नहीं लगता है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये भी आपको पता होगा
कि PLI बोलते हैं इसको शॉर्ट में, PLI स्कीम। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री न्यूज़ में है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, तो इन्हें PLI स्कीम का डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एम क्या होता है? टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंसेंटिव दे दे के, ताकि जो भी डोमेस्टिक कंपनियां हैं काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करें, तो उन्हें PLI स्कीम का फ़ायदा मिलता है। अगेन इसमें कुछ करंट हमें उतना खास नहीं, आप चाहो तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की याद रख सकते हो, क्योंकि न्यूज़ में है तो शायद वन लाइन में पूछा जा सकता है। बाकी इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा हमारे लिए कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं। क्या है? एनुअल रिपोर्ट आया है 2025, तो इसमें बताया गया है कि जो टोटल 59% जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, तो 59.3% है, जो बोल रहा है कि पहले भी लगभग लगभग इतना ही था। मेल की जहाँ तक बात करें 79.1% है, और फीमेल का 40% है। रूरल एरिया का अलग से डेटा दिया है, 62.8। रूरल एरिया में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये डेटा थोड़ा सा अलग इस वजह से दिख रहा है कि रूरल एरिया में सब लोग कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, इवन वोमेन भी छोटा मोटा काम खेतों में ये सब करती है, लेकिन अर्बन में ऐसा नहीं होता है। वोमेन बहुत कम है जो इकोनॉमिक से डायरेक्ट इंगेज है, तो इस वजह से आपको अर्बन एरिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम दिख रहा है। तो ये 59.3% हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब डेफिनेशन पता होना चाहिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? जितने भी वर्कर होते हैं टोटल, उसका सिंपल है डेफिनेशन। 57.4% है। अगेन यहाँ पे भी मेल का 76 और फीमेल का 38 है, तो एटलीस्ट हमें 57.4% याद होना चाहिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो कितना है? 3.1% ओवरऑल है। तो ठीक है, ये डेटा हमें मोटा मोटी याद होना चाहिए। बाकी आप जैसे ये देख रहे थे यहाँ पे PS प्लस SS क्या है, तो PS आप ये देखो कि ये सबसे पहले तो रिपोर्ट कौन NSO जारी करता है, रिपोर्ट NSO जारी करता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉयड है और जितने एम्प्लॉयड और होना चाहते हैं उनका परसेंटेज आप निकालो, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो एम्प्लॉयड है, इसमें हम जो जॉब सीकर है उसको हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें ज़्यादा सही डेटा मिलता है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आपको पता है, टोटल जितने भी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना है। हाँ, जो हम PS की बात कर रहे थे, तो प्रिंसिपल एक्टिविटी स्टेटस यहाँ है। तो जो एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेटिवली, जैसे एक्टिव स्टेटस कौन सा है? ये है। जैसे US की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर होता है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट 365 डेज के हिसाब से अगर डेटा लिया जा रहा है, तो उसको यूजुअल स्टेटस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्टिव स्टेटस बोलते हैं जब लॉन्ग रिलेटिवली लॉन्ग टाइम के हिसाब से डेटा लिया जाता है। ये सब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जस्ट हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का जो था डेटा हमने देख लिया। कुछ वर्कर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, ये सब तो मुझे नहीं लगता ये सब हमारे काम का है। आप चाहो तो ये सब एक स्टैटिक है। आर्टिकल 19 क्या है देख सकते हो। 21 राइट टू लाइवलीहुड है। 39D में इक्वल पे की बात की गई है। 39E में वर्कर हेल्थ की बात की गई है, वर्कर हेल्थ प्रोटेक्शन की। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बात करता है। आर्टिकल 43A आप देखो तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करता है। आर्टिकल 43 में क्या है? लिविंग वेजेज की बात हो रही है कि मिनिमम लिविंग वेजेज होना चाहिए। आर्टिकल 42 क्या है? ह्यूमन वर्क कंडीशन की बात हो रही है। आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो आप ये सब थोड़ा याद रख सकते हो, एक स्टैटिक है, रिकॉल करने के लिए अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। मैटरनिटी बेनिफिट आपको पता है 26 वीक का कर दिया गया था 2017 में। सी बॉक्स पोर्टल क्या है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वुमेन के साथ होता है तो उससे रिलेटेड कंप्लेन वगैरह रजिस्टर यहाँ पे किया जाता है। सेल्फ सफिशियंसी इन एडिबल ऑयल, तो इस न्यूज में भी मुझे ज़्यादा खास नहीं लिखा है। यही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एडिबल ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है। तो आपको पता है इकोनॉमी में कोई भी चीज़ अगर हेवी इंपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन एक्सचेंज खराब होता है, तो उससे रिलेटेड है। यहाँ पे डेटा दिया है कि 56% एडिबल ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सही नहीं है। बाकी उतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है ये न्यूज, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं रोड सेफ्टी इन इंडिया। अगेन
कुछ फलौदी में कुछ एक्सीडेंट हुआ है, फलौदी राजस्थान में, अब तो ये डिस्ट्रिक्ट भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आर्टिकल 21 को उसने एक्सपैंड किया है, बोला है कि राइट टू अ सेफ कम्यूटिंग environment and safety of commuter as integral to the right to life with dignity under article 21। तो ये स्टेटमेंट हमें थोड़ा याद होना चाहिए, एग्जाम में अचानक से आने पे कुछ अलग टाइप का ना हो जाए। आर्टिकल 21 में ही हमें इसे रखना है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज इन शॉर्ट में क्या क्या है। तो एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज की बात हो रही है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कौन एनएसओ लेके आया है, एनुअल रिपोर्ट है एक तरह, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि किस ये जो इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर इंटरप्राइजेज पे एक रिपोर्ट जो आया है कौन लेके आया है, तो एनएसओ लेके आया है बस। और ये एक एनुअल सर्वे, हमें इतना पता होना चाहिए। ये क्या है, न्यू इनकम टैक्स जो रूल है वो इफेक्ट में आ गया है। तो की प्रोविजन आप देख सकते हो क्या है इसमें, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इसको क्या है कि सेपरेट देखा गया है। तो सबसे पहले अब न्यूज़ में है तो ये दोनों हमें पता होना चाहिए, तो आपको ये काफ़ी ईजी है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनी होती है जो अपना एक्सपेंडिचर दिखा के अपने टैक्स को जीरो कर लेती है। बहुत अच्छा सीए बिठा लिया, कहीं इधर उधर एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल नहीं पा रहा था। तो उसने बोला कि जिसका जीरो टैक्स होगा, जो भी उस कंपनी को जीरो टैक्स कंपनी एक टर्म ही दे दिया। तो गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, तो उसने बोला ठीक है, आपका अगर जीरो टैक्स कंपनी आप हो तो आपको एक जो टर्न ओवर के हिसाब से मिनिमम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसने एक बेस सेट कर दिया, तो उसी को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बोल रहे हैं। तो उसने क्या किया, जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स था वो सिर्फ टैक्स पेयर पे लागू हो रहा था, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पे। तो अब तो क्या किया है कि मैट और एएमटी को अलग कर दिया। अब एएमटी बोला गया है कि हम नॉन कॉर्पोरेटिव टैक्स पेयर से लेंगे और मैट कॉर्पोरेट टैक्स पेयर से लेंगे, दोनों का मतलब लगभग वही है। एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर और एनुअल ईयर अलग अलग होता है। तो टैक्स ईयर हम सीधा बोलेंगे तो उसमें दोनों चीज़ एक मर्ज हो जाएगा, मतलब हम दोनों चीज़ बोल रहे हैं। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट बनाया गया कि हम अब टैक्स ईयर बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट बैंक क्या है। पेमेंट बैंक ऐसे कुछ नहीं है, पेटीएम पेमेंट बैंक की एक्चुअली में बात की जा रही है। इसका जो बैंकिंग लाइसेंस है आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन आंसर यही बन जाएगा, कौन सा बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है, पेमेंट बैंक, सॉरी पेटीएम पेमेंट बैंक का। तो कौन से रेगुलेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा था, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को ये पेटीएम फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया बस। बाकी आप ये जस्ट स्टैटिक है, कुछ स्टैटिक हमारे करंट अफेयर में होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक क्या क्या कर सकता है, डूज एंड डोंट लगभग यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी पेमेंट बैंक है वो 2 लाख तक का डिपॉजिट ले सकता है, डेबिट कार्ड दे सकता है, ठीक है, बोरो ले सकता है, इंटर बैंक मार्केट में बोरो और लेंड कर सकता है, मतलब बैंक टू बैंक कर सकता है, बैंक टू इंडिविजुअल नहीं। अपने एम्प्लॉय को कुछ लेंड मतलब उधारी दे सकता है। उसी के अपोजिट क्या नहीं कर सकता है, लोन नहीं दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, टाइम डिपॉजिट नहीं करा सकता है, एफडी जैसे पेटीएम एफडी करता था बंद कर दिया उसको, और पैरा बैंकिंग जैसे आपको पता होगा इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड ये सब नहीं कर सकता है। तो पेटीएम को बंद कर दिया, अब तो ख़त्म। ये नॉन डेरिवेटिव है, ये भी कुछ खास नहीं है न्यूज इसमें, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। 81 बॉन्ड है, टायर 1 बॉन्ड बोलते हैं, एडिशनल टायर बॉन्ड। तो बस ये एक न्यूज में है, तो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जस्ट एक बॉन्ड है तो आपको बॉन्ड से तो पता लग गया होगा क्या है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह होता है सबका एक लाइफ स्पैम होता है, उसका एक मैच्योरिटी डेट होता है। बट 81 बॉन्ड की खासियत है इसका कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं होता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। और तो रिस्की बहुत है, तो इसलिए इस पर इंटरेस्ट बहुत हाई मिलता है, तो लोग इसे बहुत खरीद रहे हैं। तो ये आरबीआई ने बोला है कि भाई इस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, मिस सेलिंग इसका ना हो जाए, लोग ओवर परचेजिंग कर लेंगे तो कहीं ना कहीं खतरे में आ सकते हैं। तो आरबीआई ने डायरेक्शन जारी किया है। इशूड कौन करता है, बैंक ही करता है, बट एट द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। फिर भी इसे कंट्रोल में यूज करना है क्योंकि मिसलीडिंग हो सकता है इसका। नेट ओपन पोजीशन,
नेट ओपन पोजीशन क्या है? तो सबसे पहले यही देख लेते हैं नेट पोजीशन है क्या। तो ये एक डिफरेंस है बैंक्स फॉरेन करेंसी जो एसेट है और लाइबिलिटीज़ में जो डिफरेंस है उसको हम लोग एक नाम देते हैं NOP, नेट ओपन पोजीशन। अब देखते हैं करंट अफेयर में हमारा क्या है कि RBI हैज इंट्रोड्यूस्ड अ कैप, मतलब एक लिमिट कर दिया है NOP इन इंडियन रुपी लिविंग $100 मिलियन। तो आप ये डेटा जस्ट एक माइंड में रख सकते हो, रह गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन ये है नेट ओपन पोजीशन क्या होता है, तो माइंड में एक फिगर होना चाहिए कि जो भी फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक का जो भी एसेट है और लायबिलिटी है उसके डिफरेंस को नेट फॉरेन पोजीशन बोलेंगे बस। नेक्स्ट है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS, ये क्या होता है? तो ये भी एक तरह का, पहले तो इन सब चीज़ों में हमें तो स्टैटिक पता होना चाहिए पहले, ये भी एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, ठीक है। काम कैसे करता है? तो ये वर्क्स जैसे कि इंश्योरेंस, आपने कोई बॉन्ड लिया है, बॉन्ड को प्रोटेक्ट करना है तो आप बॉन्ड के लिए इंश्योरेंस ले लो किसी से कि भाई मेरा बॉन्ड लैप्स हो या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है उसके लिए आप इंश्योरेंस ले लो प्रोटेक्शन के लिए। और किसी चीज़ का आप इंश्योरेंस लेते हो तो छोटा छोटा प्रीमियम भरते रहते हो, तो वही एक जस्ट लाइक ये भी वही है। तो आप जस्ट इसे समझ सकते हो क्या है, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, ठीक है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो RBI नोटिफाइड लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट एंड सेल ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो बस RBI बाय FPI, तो RBI ने बोला है कि ये सब पे थोड़ा सा लिमिट करना है, बस यही बोला है, लेकिन जब बोल दिया तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में हमें पता होना चाहिए, फाइनेंशियल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो अपने रिस्क को कम करने के लिए लेते हैं। तो रिस्क को कम करने के लिए क्या है, एक जैसे हमने मैकेनिज्म हमने देखा कि वो एक इंश्योरेंस खरीद लेते हैं और उससे उनका रिस्क कम हो जाता है। INDAS, अब INDAS क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन सकता है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है इसको? तो IRDAI ने, जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी बोली जाती है, IRDAI है, उसने इसे इंट्रोड्यूस किया है। बस हमें इतना याद होना चाहिए कि इंडियन एस को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो IRDAI ने किया है। नेक्स्ट आते हैं AD वैलोरम ड्यूटी। AD वैलोरम ड्यूटी क्या है? तो अगेन पहले वही देख लेते हैं होता क्या है। AD वैलोरम ड्यूटी क्या है? एक टैरिफ है जो कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। तो टोटल इम्पोर्टेड गुड्स पे ये कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये ड्यूटी एक तरह से कस्टम ड्यूटी है, जो टोटल आपका जो इम्पोर्टेड गुड्स है उस पर सीधा परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखते हैं न्यूज में क्या है। तो US अनाउंस्ड 100% AD वैलोरम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड पैटेंटेड फार्मास्यूटिकल एंड एसोसिएटेड। मतलब जो भी हमारा पैटेंट फार्मास्यूटिकल का इंपोर्ट होगा उस पर US बोला है हम 100% वैलोरम ड्यूटी लगाएंगे। तो आपको पता चल गया वैलोरम ड्यूटी क्या है, जितना भी इंपोर्टेड होगा उस पर सर्टेन परसेंटेज वो 100% कर दिया है। तो अब बोला है कि अब 100% लगाएंगे, तो उसी को अब आपको समझ में आ गया होगा एडी वैलोरम ड्यूटी क्या है। तो 2-3 क्वेश्चन हमको लगता है किसने अनाउंस किया है, US ने अनाउंस किया है। किस तरह पे के कंपोनेंट पे? तो पैटेंटेड फार्मास्यूटिकल गुड्स पे ये अलाउ होगा, कितना है तो 100%। अगर नेक्स्ट न्यूज है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 FOF 2.0। अब ये क्या है? फंड ऑफ फंड्स 2.0। तो अगेन सिंपल सी है, फंड ऑफ फंड्स है तो फंड्स के कुछ कॉर्पस होते हैं, तो कितना है 10,000 करोड़ है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें एक टर्म आया है, जैसे हम न्यूज ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि FOF 2.0 बिल्ड्स अपॉन FOF फॉर स्टार्टअप लॉन्च इन 2016 में 1.0 लॉन्च हुआ था अंडर स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान इनेबलिंग एक्सेस टू वेंचर कैपिटल। अब वेंचर कैपिटल क्या होता है? एक जस्ट लाइक स्टार्टअप के लिए, किसी चीज़ के लिए, आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हो, इज एन अर्ली स्टेज इक्विटी फंडिंग दैट कम्स विथ एक्टिव गाइडेंस फॉर स्टार्टअप विथ हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। तो एक समझ सकते हो कि एक ये अर्ली स्टेज इक्विटी फंडिंग है जिसमें कहीं फ्यूचर में लग रहा है कि इसमें काफ़ी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो उस तरह के कैपिटल को वेंचर कैपिटल बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूज है। तो इसमें मेनली हमें वेंचर कैपिटल पता होना चाहिए, और ये जो स्कीम है FOF 2.0 उसका आप टोटल कॉर्पस याद रख लो और मिनिस्ट्री याद रख लो बस।
नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जिसको DFC बोलते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो ये जस्ट एक न्यूज़ में आ गया है। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये DFC क्या होता है। तो थोड़ा सा जल्दी से हम अपना स्टैटिक देख लेते हैं। तो कुछ कॉरिडोर हमारे रेलवे के कुछ कॉरिडोर चल रहे हैं। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है जो खड़गपुर से विजयवाड़ा तक है। आप सीधा इसमें मैप में आप देखो, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर यहाँ विजयवाड़ा से लेके खड़गपुर तक है। नेक्स्ट है ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर 1, ये कहाँ, पालघर, ये इसकी बात कर रहा है, पालघर से लेके दाखुनी तक है। और ऐसे ही है नॉर्थ वेस्ट सब कॉरिडोर है, ये नॉर्थ वेस्ट सब इटारसी, सॉरी विजयवाड़ा से लेके इटारसी तक है। बट अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्या है। तो ये है सो ईस्टर्न DFC है, ये वेस्टर्न DFC है। तो न्यूज़ हमारा क्या है कि वेस्टर्न DFC को कंप्लीट कर लिया गया, बस न्यूज़ इतना ही है। लेकिन उसके पीछे दुनिया भर का कहानी तो न्यूज़ में आ ही जाता है। हमारे काम का क्या है कि अगर लेटेस्ट न्यूज़ जैसे मानते हैं कि ये है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न का हम लोग 2 चीज़ याद रख सकते हैं कि दादरी से शुरू हुआ है और महाराष्ट्र में ख़त्म हुआ है नेहरू पोर्ट टर्मिनल तक। टोटल 1500 लगभग 1500 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। इतना हमें याद होना चाहिए। बाकी टोटल ये जो कॉरिडोर है, आप माइंड मैप में थोड़ा सा देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ से है। अर्बन चैलेंज फंड की बात हो रही है। अर्बन चैलेंज फंड है, मुझे बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन एक लाइन अगर आप चाहो तो अर्बन चैलेंज फंड किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है। इतना हम पता रख सकते हैं। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 की बात की जा रही है। तो क्या न्यूज़ है, काफ़ी आप देखोगे गांव में बहुत सारी सड़कें बनती रहती है। तो बोल रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 को मार्च 2028 तक कर दिया है। मतलब काम नहीं हो पाया तो भाई एक्सटेंशन ही दे दिया, भाई थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो यही है, कुछ खास इसमें न्यूज़ नहीं है। तो ये फेज 3 है, तो आपको माइंड में आना चाहिए कि फेज 1 2 भी रहा होगा। तो टोटल मैं आपको बता दूं, टोटल इसके 4 फेज थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो न्यूज़ में हमारा फेज 3 है, क्योंकि फेज 3 पे ही अभी काम चल रहा था, उसको 2028 तक कर दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेज 4 ही 2028-29 तक था। 24 अभी शुरू करना था फेज 4 को, लेकिन अभी फेज 3 को ही इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो ये तो हमारे न्यूज़ में आ गया है, लेकिन ये जो बड़े बड़े मीडिया न्यूज़ में ये सब न्यूज़ नहीं आते हैं। तो कुछ खास इसमें है नहीं, सिंपल सी है। आप ये याद रख सकते हो कि 2019 में हमारा फेज 3 शुरू हुआ था और लगभग 1.25 लाख किलोमीटर का इसमें रूट था। ठीक है, हुआ नहीं हुआ, हमें याद रखना है कि 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अभी फेज 3 चल रहा है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब रिपोर्ट है, लैंड इनइक्वलिटी इन इंडिया के बारे में बताया इसने। आपको पता ही है लैंड में कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी है इंडिया में। और तो देखते हैं, बस कुछ डेटा है। एक्सट्रीम वेल्थ कंसंट्रेशन बोला गया है कि टॉप 10% हाउस होल्ड के पास 44% लैंड है। ठीक है, तो नियरली 46% रूरल इंडियन के पास लैंड ही नहीं है, लैंडलेस है वो। गिनी कोफिशिएंट विलेज में देखा जाए 71.1 है। आपको पता है गिनी कोफिशिएंट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो यहाँ पे स्टेट वाइज अगर आप देखो तो केरला में सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटी है और लोएस्ट है कर्नाटका में। कर्नाटका और राजस्थान में नीचे का बोला गया है। तो आप ये केरला मुझे लगता है याद रखना ज़्यादा जरूरी है। गिनी कोफिशिएंट 90 तक चला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, बोरोर प्लेटफॉर्म। बोरोर प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये कोई बोरो करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। जस्ट यहाँ पहले डेफिनेशन देखते, ये एक पीयर लर्निंग, डेप्थ मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग बोरोवर। मतलब बोरोवर को समझो तो एक मजबूत करना है, उनके मैनेजमेंट का जो डेप्थ मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, इस तरह का कुछ एक प्लेटफॉर्म है। समझो कि आप एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ है जिससे बोरोवर को हर चीज़ पता चल रहा है, उस तरह का कुछ है। तो अब देखते हैं क्या है। डेवलपिंग नेशन रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर बोरोवर प्लेटफॉर्म एट द IMF वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग मीटिंग 2026। कहाँ पे हुआ है, तो इजिप्ट में हुआ है। हमें ये याद रखना है। बोरोवर प्लेटफॉर्म क्या है, तो एक डेडिकेटेड फोरम है ये फॉर पीयर लर्निंग, डेप्थ मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग बोरोवर्स वॉइस। मतलब बोरोवर के वॉइस को यहाँ पे मजबूती मिलेगी। इजिप्ट में ये हुआ है। नेक्स्ट आते हैं W2 मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ है MC14। तो पता होना चाहिए कहाँ हुआ है, तो कैमरून में हुआ है।
ये WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो ये हमारे लिए काम का बस इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। नाम बहुत बड़ा सा है, डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, नाम बड़ा सा है। तो सबसे पहले तो ये हमारे इम्पोर्टेंट, हमारे काम का ये नहीं है, फिर भी इसमें हम चाहेंगे कि एक वन लाइनर टाइप हम इसमें इंफॉर्मेशन ले लें। क्या इसको शॉर्ट में स्कैप बोल रहे हैं। स्कैप क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि ये जो सर्वे ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया, ये रिपोर्ट इसने रिलीज किया है। तो बस हमें इतना ही पता होना चाहिए, जिसने ये कुछ फॉरकास्ट किया है कि इंडिया का इकोनॉमी 6.4% से ग्रो करने वाला है और नेक्स्ट ईयर 6.6% से ग्रो करेगा। बस अब आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं। एक रिपोर्ट है जो IMF पब्लिश करती है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो IMF ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का GDP ग्रोथ कितना फॉरकास्ट किया है, 6.5%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया है तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। पहले तो 4 पे चला गया था, अब 6 पे है। हमसे आगे कौन कौन सा देश है? US, चाइना, जर्मनी, जापान, स्पेन। तो ये हमें पता होना चाहिए। इंडिया 6th नंबर पे है, INDIA। ठीक है, तो इंडिया से आगे 5 है, इंडिया में 5 लेटर भी है। ठीक है, और इसके ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी IMF ही पब्लिश करता है। FAO फूड प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ गया है, 128.5 हो गया है। मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है तो ये बढ़ गया है। फिलहाल इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में काबिल बोलते हैं। तो काबिल का फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। तो काबिल क्या है कि सिक्योर्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम। तो लिथियम ब्लॉक के जो अर्जेंटीना में उसके एक्सप्लोरेशन की क्लियरेंस मिल गया है। आपको पता होना चाहिए लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, जो साउथ अमेरिका में 3 देश हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चील। इनको लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है और मोर देन 75% लिथियम इन्हीं के पास है। तो ये हमारे काम का था, इसको मैंने स्किप कर दिया है। इसे भी आप स्किप कर दो। नेक्स्ट है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लिवाई स्कीम। ये किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है। बस आप इसे थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो, ज़्यादा डूबना नहीं है। विश्व सूत्र, विश्व सूत्र क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव विश्व सूत्र। किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है विश्व सूत्र। और विश्व सूत्र है क्या? तो ये जस्ट टू प्रेजेंट इंडियन हैंडलूम्स इन कंटेम्प्रेरी ऑफ ग्लोबल डिजाइन। तो इंडियन हैंडलूम से रिलेटेड है, इसको ग्लोबली एक्सप्लोर करने के लिए आप मान के चल सकते हो कि विश्व सूत्र कनेक्टेड किससे है? तो इंडियन हैंडलूम से है और टेक्सटाइल ने किया है। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।